नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोगों के साथ में एक न्यूज साझा की जा रही है। खबर यह है कि भारतीय कंपनी के द्वारा निर्मित कफ सिरप के पीने से अफ्रीका के अंदर और वो भी पश्चिमी अफ्रीका की तरफ स्थित एक देश गाम्बिया में 66 बच्चों की जान चली गई है, जिसके कारण से कंपनी के कारण, चूंकि इंडियन कंपनी है इसलिए WHO ने कंपनी के ऊपर तो जांच के आदेश दिए ही हैं और बहुत गंभीर रूप से सीरियसनेस भी इस बात को लेकर के दिखाई है। अब आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा कि जिस कंपनी का कफ सिरप था उसमें ऐसी क्या गलती थी, नंबर एक। नंबर दूसरा, वो कंपनी कौन सी थी। नंबर तीसरा, क्या उस कंपनी के कफ सिरप इंडिया में भी बिक रहे हैं क्या, क्योंकि वो इंडिया में थी तो क्या उसकी दवाइयाँ हमें भी अपने बच्चों को पिलाने से डरना चाहिए क्या। ये तमाम बातें आपको आज के इस सेशन को देखने के प्रति उत्साहित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें आपके सामने रखते हैं। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, आफ्टर डेथ ऑफ 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया, WHO वार्न अबाउट 4 इंडियन कफ सिरप्स। WHO ने चेतावनी देते हुए 4 कफ सिरपों को गाम्बिया के अंदर वार्न कर दिया है, और यानी कि एक तरह से समझिए इन पर एक्शन लेने की तैयारी है। वार्निंग ओवर कफ सिरप आफ्टर 66 चिल्ड्रन डाई इन गाम्बिया। हर तरफ WHO ने कहा है कि दैट कंटेमिनेटेड मेडिकेशन में हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री विद ग्लोबल एक्सपोजर पॉसिबल, और इसका और जगह भी इसका एक्सपोजर मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं जो कि आपको देखने से पता चल जाएंगे कि कितनी सीरियस ये बात है, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि WHO हैज टुडे इशूड ए मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट for contaminated medicines identified in Gambia that have been potentially linked with acute kidney injury and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. Obvious सी बात है, किसी भी घर के बच्चे अगर मरते हैं तो भैया बहुत दुखद होता है, और दुखद घटना के पीछे कारण कौन है, तो वो कफ सिरप है। कौन से कफ सिरप हैं, तो उनके नाम आप भी जान लीजिए। आप इन नामों को बड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें पता है। एक का नाम है प्रोमेथार्जिन ओरल, दूसरे का नाम है कॉफेक्स मेलिन बेबी कप सिरप, तीसरे का नाम है मैकॉफ बेबी कप सिरप, मैग्रीप एन कोल्ड सिरप। इन चारों के नाम आप अच्छे से देखेंगे। कुछ लोग तो चाहेंगे कि उनके घर में रखे हुए बेबी कप सिरप कहीं इनसे मैच तो नहीं खाते हैं। अब ज़्यादा पैनिक में ना जाएं, पहले मैं आपको ये क्लियर ही कर देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को आगे शांति से देख पाएं, ताकि कारण तक पहुँचें और भविष्य में भी आप थोड़े केयरफुल रहें। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर, और वो ये है कि ये चारों की चारों कफ सिरप इंडिया में नहीं बिकते हैं। तो पहली चीज तो आप यहीं से आश्वस्त हो जाइए। चलिए आप तो बचे, लेकिन आप बचे तो इस बात की हम खुशी इस आधार पर मनाएं कि साहब हम आगे से निश्चिंत होकर के दवा लें। नहीं, आपको हर बात को बहुत बेहतरीन और केयरफुल तरीके से सुनना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ गाम्बिया में, मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस वजह तक, ताकि भविष्य में भी जब आप अपने बच्चों को खांसी जुकाम होने पर किसी भी कॉर्नर से उठाकर जब दवा लेकर पिलाते हैं तो आप केयरफुल रहें कि बच्चों को ये कफ सिरप जो आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, बिना डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शन के आप खरीद के ले आते हैं, उनको लेते समय कितना केयरफुल होना जरूरी है। ठीक है, WHO ने 29 सितंबर को हुई इस मौत के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सूचित कर दिया, और जो 2 कारण इसमें पता चले वो क्या थे, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। संभव है कि अगर आप किसी परीक्षा में बैठे तो आपसे इन पॉइंट्स को लेकर सवाल पूछ लिए जाएं। क्या सवाल? कौन से ऐसे केमिकल्स थे जो इस बात के लिए जिम्मेदार थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने अगर कभी किसी बच्चे को, क्योंकि मेरे घर में बच्चियां हैं तो मुझे आइडिया है कि बच्चों को दवा के नाम पर कहा जाता है कि मीठी दवा है, इसीलिए आपने सुना भी होगा जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं मीठी गोली दे रहे हैं, है ना। तो मीठी दवा जो है उसमें मिठास जो बच्चों की दवाई में डाला जाता है वो दवाई होती है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, और दूसरी होती है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये दोनों ही अल्कोहल डेरिवेटिव्स हैं। डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों बच्चों को मीठापन एहसास दिलाने के लिए दवा में डाले जाते हैं। ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी दवाओं में बहुत मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि मीठी दवा अच्छी लगती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों दवाएं दुनिया के बहुत से देशों में प्रतिबंधित हैं। क्यों प्रतिबंधित हैं? क्योंकि इन्हीं दवाओं के चलते किडनी फेलियर हो जाता है। इनकी मात्रा जो बताई गई है उससे थोड़ी भी ज़्यादा अगर हो जाती है तो ये बच्चों की सेहत पर बहुत नकारात्मक असर डालती है। इसलिए बहुत सी ऐसी कंपनीज जो इन दवाओं को मिठास के लिए उपयोग में लेती हैं, विशेष रूप से बच्चों के कफ सिरप बनाती हैं, अगर उनसे इन मात्राओं में परिवर्तन हो जाए तो जाने अनजाने में बच्चे को किडनी फेलियर जैसी समस्या बहुत बेसिक लेवल पर हो सकती है।
तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आज तक कंपनी ने इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी है। इसकी वजह से किडनी की समस्या, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब ना होना, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इन सिरप के नाम मैंने आपको बता दिए और कंपनी कौन सी है अब आप वो भी जान लीजिए। देखिए, जिस कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाता है वो हरियाणा के अंदर स्थित कंपनी है। हरियाणा में स्थित इस कंपनी का नाम है मैडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मैडेन जो भी आपको बोलना है मैडेन करके बोल दीजिए, मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये हरियाणा बेस्ड कंपनी है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, दोनों की दोनों हरियाणा में हैं। इनका जो हेड ऑफिस है वो इन्होंने दिल्ली में बनाया हुआ है और इनके द्वारा ये जो दवा है ये गाम्बिया ही एक्सपोर्ट की गई थी। अब गाम्बिया कहाँ है? तो ये तो है मेड इन फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट जहां पर ये दवा एक्सपोर्ट हुई थी। अब मैं उसे आपको अफ्रीका के मैप पर दिखा देता हूं। ये आपको अफ्रीका दिखाई पड़ रहा है। दिशाओं के आधार पर मैप में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ईस्ट राइट हैंड साइड में, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में माना जाता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये वेस्टर्न एरिया में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से में जूम करने से जो देश दिखे वो गाम्बिया है। शायद आपको अभी दिखाई भी ना पड़ रहा हो क्योंकि सेनेगल चारों तरफ से इसके चारों तरफ फैला हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। इधर देखिए, ये रहा गाम्बिया। यदि आप इसे जूम करके देखते हैं तो ये जो ग्रीन बाउंड्री दिख रही है आपको, ये गाम्बिया की बाउंड्री है और ये एक रिवर के किनारे बसा हुआ पूरा देश है। उस रिवर का नाम गाम्बिया रिवर है। ठीक है, ये इस तरफ अटलांटिक ओशन के अंदर खुलता है, यानी कि इस तरफ जो अटलांटिक ओशन है उस तरफ इसको समुद्र तट प्राप्त होता है। इसी देश में इस कंपनी के द्वारा दवाइयां भेजी गई थी जिस वजह से बच्चों को इस प्रकार की दिक्कतें हुई हैं जिनको मैंने आपको सिम्टम्स के साथ बता दिया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत के अंदर जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जांच के लिए एक पूरी तरह से कमेटी गठित कर दी है। ठीक है, गाम्बिया ने कफ सिरप डेथ के मामले में अपने द्वारा सैंपल हरियाणा को सेंड किए हैं। वो हरियाणा वाले जो सैंपल हैं उन्हें कोलकाता सेंड किया गया है ताकि निष्पक्ष रूप से यह जांच हो सके कि उन सैंपल्स में किसी प्रकार की कोई एडिटिंग तो नहीं है। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई समिति ही जांच कर रही है, यह स्टेट सरकार का कहना है। स्टेट सरकार की तरफ से जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि फर्दर एक्शन केंद्र के बताए गए अनुदेशों के बाद में होंगे क्योंकि जांच इसमें केंद्र के द्वारा की जा रही है। यह शायद ही पॉसिबल हो कि ऐसी स्थितियां मतलब गलती कुछ और हो, ये हेल्थ मिनिस्टर अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी पूरी तरह जांच हो जाने दीजिए, पता चले कि जो सैंपल था वो पूरी तरह सही निकल गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सैंपल सही निकल गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक नियत मात्रा है, 2 जो मेडिसिन मैंने आपको बताई या 2 जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए उनकी नियत मात्रा से अधिक होते ही चिंता हो जाती है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि उनकी नियत मात्रा कितनी है जिससे ऊपर होते ही चिंता का विषय क्रिएट हो जाता है। चलिए मैं आपको अब उसकी मात्रा के बारे में बताता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं देश के अंदर जो देश की जो केमिस्ट एसोसिएशन ऑन ड्रग बाय इंडियन फर्म है उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस दवा का इंडिया में कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए इंडिया के अंदर आप इस चीज से चिंता ना करें। अब एक सवाल बनता है कि इस दवा का दैट इज डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना परसेंटेज होना चाहिए और क्या इसका उपयोग है। इन दोनों केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल है ये अपने आप में इसका ये रासायनिक फॉर्मूला है, आपको इससे मतलब होगा तो देख लीजिएगा। ये कलरहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, सामान्यतया इसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं होती है और ये हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड की तरह भांति कार्य करता है और स्वाद जो है इसका थोड़ा मीठा होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। एल्कोहल, ईथर, एसीटोन और इथाइलिन ग्लाइकॉल के अंदर इसे घुल जाता है। इसे सामान्यतया दवाइयों को घोलने के लिए यूज में लिया जाता है, एज एन सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी अल्कोहल सब्सटेंस है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती है, ये भी कलरलेस होता है लेकिन टेस्ट में मीठा होता है। लेकिन यदि इसे दिस लिक्विड इज मॉडरेटली टॉक्सिक, इसमें थोड़ा जहरीलापन भी होता है यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए। कितनी मात्रा बढ़ जाए? यदि 1 किलोग्राम के अंदर 0.14 मिलीग्राम डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट हो, 1 किलोग्राम क्या कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर इसकी मात्रा 0.14 मिलीग्राम से भी अधिक है। अब आप विचार करिए, कहां तो 1 किलोग्राम, उसकी तुलना में कहां 1 मिलीग्राम से भी कम की मात्रा। इसका मतलब सोचकर देखिए कि यह मिलीग्राम का पैमाना अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो कितने घातक परिणाम आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है
कि ये 0.14 मिलीग्राम है, अगर ये 0.14 की जगह 1 मिलीग्राम भी हो गया तो भी यह जहरीला हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम से ज्यादा होने पर यह मौत का कारण बन सकता है। WHO अथवा कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उस दवाई में जो पीने से बच्चे मरे हैं उनके अंदर इन दोनों सब्सटेंसेस की कितनी मात्रा थी। अब आप पूछेंगे इनका असर कैसे दिखाई देने लगता है। भाई अगर दवा हमने ले ली हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहले तो ये होता है कि दवा के ऊपर ही मेंशन्ड होता है कि इसमें कितना परसेंटेज किस पदार्थ का उपयोग में लिया गया है, पहली चीज। नंबर दूसरा, आप कुछ सिम्टम्स देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहला, दवा देने के बाद में बच्चे को उल्टी दस्त हो जाना, पेट में दर्द होना और दिमाग में सुन्न पड़ने लगना। धीरे धीरे संभव है कि बच्चा कोमे में भी चला जाए अगर इसकी मात्रा बढ़ी हुई हो। दूसरा फेज है तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर का होना, और तीसरा फेज है बच्चे की मौत भी हो सकती है, और संभव है कि बच्चा अगर जिंदा भी रह जाए तो उसे जिंदगी भर डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ये किडनी पर बहुत बड़ा असर डालती है। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल बैन है। सिरप में इसकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो जाती है, इस कारण से इसे दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं अधिकांशों ने अपने यहां पर इसे बैन किया हुआ है। तो ये जो किलर मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ये क्या ये पहली बार मामला है? जी नहीं, 2020 में उधमपुर के अंदर भारत में भी यह मामला एक बार रिपोर्ट किया गया है। वर्ष 1986 में मुंबई के अंदर भी एक अस्पताल में कई मरीज इस दवा की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लगभग 21 मरीजों की मौत हो गई थी इस दवा की मात्रा से। यानी कि यह जहरीला उत्पाद है और हमारे कफ सिरप में यह बड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। 2020 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत भी इसी कफ सिरप के पीने से हुई थी। देखिए देश में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये बहुत कॉमन बीमारी है, सीजन के अंदर होने वाली बीमारी है। और बच्चों में जैसे ही होती है, एक कफ सिरप लेकर के लाना और बच्चे को पिला देना और ये सोचना कि अब ये स्वस्थ हो जाएगा, ये पेरेंट्स की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नमूना माना जाता है। लेकिन उसके परिणाम आपके सामने हैं। देश में कितने हादसे हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। सवाल बनता है कि फिर साहब ये बैन क्यों नहीं हो जाती? जब इतनी ही घातक है तो इंडिया में इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है और वो आर्थिक कारण है। जिस मिठास के लिए इसको घोला जाता है, सही मायने में इसके स्थान पर मिलाया जा सकता है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। लेकिन प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल की तुलना में महंगा होता है, इसलिए इसे सस्ते विकल्प के रूप में मिलाया जाता है। चूंकि इसकी अधिक मात्रा नुकसानदायक है, तो यह मान करके कि कंपनी जो दवा बना रही है वो इसे पूरी तरह ध्यान रख के बनाएंगी, इस वजह से लोग जो हैं वो इसको खरीदने के लिए इस प्रकार की चीजों के साथ सस्ते दामों पर चले जाते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, एग्रीकेमिकल, पेंट्स आदि में भी इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, तो सर हम कैसे बच के रह सकते हैं? देखिए आजकल क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स कमीशन की लालच में, मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर्स, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, ये आजकल एक प्रैक्टिस चल गई है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एथिकल ट्रेड के अंदर बहुत गलत माना जाता है। कुछ डॉक्टर्स कमीशन की लालच में, दवा कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाले लालच में अपने प्रोडक्ट्स में ऐसी दवाओं को रिकमेंड कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं होती, जिनके बारे में ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं होता, जिनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत लंबे समय से रिपोर्ट नहीं होती। उस तरह के प्रोडक्ट्स को वो आप लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। वो डॉक्टर्स जो आपसे ज़्यादा फीस लेते हैं लेकिन दवाएं सस्ती लिखते हैं, उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। रीज़न, ज़्यादा महंगी दवा लिख करके भी वो दवा कंपनी से भी अपनी द्वारा मुनाफा लेते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत बार रिपोर्ट की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? मेरी तो एक सलाह यही मानी जाए कि जितनी भी स्थापित कंपनी है, नंबर 1, या फिर गवर्नमेंट जो अपने द्वारा दवाइयाँ आपको उपलब्ध कराती है, बहुत सारे राज्य में जैसे राजस्थान में तो सरकारी दवाएं बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं, और अगर नहीं भी हैं तो जो बहुत स्थापित कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स सालों साल से चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर साइड इफेक्ट्स के ऊपर लंबे समय से रिसर्च चल रहा है, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर्स के पेशे की बुराई नहीं कर रहा, उनके द्वारा बहुत सारे लोगों की जान बची है, लेकिन जो आजकल थोड़ा सा पैसे के प्रति भाव जगा है, उसके नकारात्मक भी लक्षण दिखने तो लगे हैं। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के अंदर दुनिया की फार्मेसी कहलाती है इंडिया, जहां पूरे अफ्रीका के अंदर लगभग 372 दवा बनाने वाली कंपनियां हैं पूरे की पूरे अफ्रीका में। वहीं भारत अकेले में 10,700 दवा निर्माता कंपनियां हैं। आप सोचिए, एक तरफ 54 से अधिक देशों में 372 कंपनी, अकेले भारत में 10,700 कंपनी दवा बना रही हैं। इंक्लूडिंग चाइना अगर हम बात करें तो चाइना में भी 5,000 कंपनियां ही हैं जो दवा बना रही हैं। इसी कारण से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इंडिया दुनिया में बहुत बड़े बड़े देशों को अपने द्वारा दवा एक्सपोर्ट करता है।
उसमें से नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, आसियान नेशंस आदि देश शामिल हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो देश के अंदर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं आपके सामने एक तथ्य साझा करूं तो साथियों, जहां 2013-14 में भारत द्वारा 20,596 करोड़ रुपए का दवा का एक्सपोर्ट किया गया था, वर्ष 2022-23 यानी जो भी चल रहा है, इसमें अनुमानित है कि हम 50,714 करोड़ रुपए की दवा एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि 146% अधिक है गत 8 सालों के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में मेडिसिन को रेगुलेट कैसे किया जाता है? तो भारत में मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, जिसके तहत सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CDSCO स्थापित किया गया है, जिसके तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके अंदर एक रेगुलेटर भूमिका में होता है, जिसकी सलाह पर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसिक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाता है। ये सब चीजें वो हैं जो दवाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी दवाओं को दुनिया में नई पहचान मिली, दुनियाओं में भी हमारी दवाओं के ऊपर पहले बैन लगा है। कुछ दिनों पहले चाइना के द्वारा भी एक ऐसी ही दवा पनामा के अंदर लीक हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई थी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी, कुछ आपने भी अनुभव लिए होंगे, आप भी केयरफुल रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में इसका सीधा असर पड़ सकता है। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके अनअकैडमी के कोर्सेज को 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज यूपीएससी कैटेगरी में बहुत ही शानदार तरीके से उपलब्ध हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस आइकॉनिक प्लान में विद मेंटरशिप आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ में आपको 9,900 रुपये की किताबें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।